एक गैर रिवायती सी गुजारिश है भाई आपसे, हाथ जोड़ के आपसे यार गुजारिश करता हूँ मैं, प्लीज़ ये जो दनानीर के अंदाज में आप लोग वीडियोस बना रहे हो ना, ये आप बंद करो प्लीज़। इट स्टार्टेड लुकिंग चीप। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। दुनिया के अंदर हमारा क्या इमेज जा रहा होगा यार? मतलब पाकिस्तान में इतनी गुर्बत है, भूख है, अफलास है, लोग परेशान है, बेरोजगारी है, और आप पूरा दिन, आपको यही नहीं पता आप कौन हो। ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। आप ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हो, मैं आपको बता रहा हूं। या तो शायद ये महंगाई का असर है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर नफ्सियाती हो गए हो, या फिर आप वो अच्छा खैर एनीवे, बस ये मैंने कहना था, इससे आगे चलते हैं। उसकी वजह ये है कि मैं भी एक ना जहनी बीमार हो गया हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन तहकीक करता हूँ, मेरा काम होता है तहकीक करना, मेरी शोबा तहकीक भी लगी रहती है, भी पता करो कमर्शियल, बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स पे क्या बात हो रही है। लेकिन मैं जो ही फ़ोन खोल रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर आदमी यही बात कर रहा है। मतलब शर्मिंदगी शुरू हो गई यार, पाकिस्तान की जग हसाई हो रही दुनिया में। क्या बोलूँ आप लोगों, किस तरह से समझाऊँ, क्या बोलूँ आपको सख्त अल्फाज के अंदर? इससे ज़्यादा सख्त कुछ बोल सकता हूँ? सारी दुनिया के अंदर कशकोल लेके घूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो। IMF जब पैसे देता है, खुशियां की लहर दौड़ जाती है पाकिस्तान के अंदर। क्यों? वाई? मैं जिस माशरे में पला बड़ा हूं, या मेरी जो तरबियत हुई है, हमारे यहां कर्ज लेना और उधार लेना मायूब तस्वुर किया जाता है। यह एक बड़ी मायूब बात है कि इंसान किसी के आगे हाथ फैलाए या उससे पैसे मांगे। यह पहला मुल्क है पाकिस्तान जहां पे मैंने देखा IMF पैसे देता है, यहां डिस्को डांस शुरू हो जाती है। यह मसला यह है कि पाकिस्तान में डांस मना है, इसलिए आप लोगों के अंदर यह जज्बात पैदा होते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स नॉट अ जोक। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। यू आर आस्किंग समवन फॉर मनी, मनी फॉर व्हाट? टू कवर फॉर योर बैलेंस एंड पेमेंट्स एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्हाई? बिकॉज यू आर अनएबल टू कोप विद अ वेरी सिंपल सिचुएशन। आपके यहां एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, एंड सो मेनी ईयर्स हैव पास्ड एंड स्टिल यू आर एट पॉइंट जीरो। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब मिर्जा इख्तियार बेग साहब, साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया नासिर। अगले दिन बिलावल साहब से मुलाकात हुई, तो क्या उनसे मईशत के बारे में कोई खास गुफ्तगू नहीं हुई? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, प्रोग्राम के आगाज में ही पूछ रहा हूँ। आपने सेनेटर्स, MNAs वगैरह को, खास लोगों को बुलाया था, मुझे भी दावत दी थी, और हमारा मेन जो बातचीतें हुई हैं वो सेनेट के इलेक्शन पे थी, क्योंकि वो 3 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन एक बात अच्छी यह है कि उन्होंने वादा किया है कि वो इलेक्शन के बाद मेरे घर पे आ रहे हैं, और उसमें तमाम बिजनेसमैनों के साथ एक इंटरेक्शन उनके साथ मैं इंशाल्लाह करवाऊंगा। एज पीपल्स बिजनेस महंगाई पे भी बात करना, आप बेरोजगारी पे भी बात करना, लोग बड़े परेशान हैं। आप लोग भी होंगे और आपको आज़ादी होगी कि आप इंटरेक्शन में जो भी चीज़ पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। प्राइवेट में बात करूँगा उनसे। अच्छा खैर, आपकी तरफ फिर आता हूँ मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। अब मसला कुछ ऐसा है कि IMF ने फिर जनाब मामलात आपके तय हो गए और पाकिस्तान में शादियाने बजना शुरू हो गए। तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर तो IMF की आंखों में आंखें डालकर बात होती है। पाकिस्तान वाले पूरा साल उनको मिस्ड कॉलें देते रहते हैं, कब वो फ़ोन उठा लें। ये क्या सर मजाक बन गया इस मुल्क का? पहले कहते हैं हम जाएंगे नहीं कभी IMF के पास, फिर आपके साथ तो हमने पहले भी प्रोग्राम किया था, आपको याद होगा, जब प्लान B, प्लान C की बात हुई थी, जब PPE गवर्नमेंट थी। फिर उसके बाद जब ये गवर्नमेंट आई, और इस पर भी हमने बात की कि दे आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन बिकॉज मैनी ऑफ आवर ब्रदर कंट्रीज हैव रिफ्यूज्ड टू गिव अस अ लोन। व्हाई आर वी सो हैप्पी, प्लीज्ड दैट वी हैव रिसीव्ड दिस पोल्ट्री अमाउंट फ्रॉम IMF? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि मैंने भी आपके प्रोग्रामों में इस बात पे तनकीद की है कि IMF के जो बाउल उस समय निकलना है, ये कचकोल हमारा मुकद्दर बन गया है और ख़त्म नहीं होकर दे रहा है। और हर हुकूमत ये वादा करती है कि ये कचकोल हम तोड़ देंगे, लेकिन वो टूटा नहीं, बड़ा होता जा रहा है। जी जी। अब आ जाएँ उसमें उसकी ज़रूरत क्या है। देखें, IMF एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि अगर आप उसके प्रोग्राम में होते हैं, लोन के प्रोग्राम में, EEF में ले लें आप, और उसने एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट भी दिया था 1.4 बिलियन का,
तो आपको वो फिजिकल एक डिसिप्लिन में ले आते हैं। आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं तो वो कहते हैं कम करो, आपका सर्कुलर डेट बढ़ रहा होता है तो बिजली की कीमतें बढ़ाओ, आपका मार्कअप बढ़ाने की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि मार्कअप बढ़ाओ अफरात ज़र को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और आप वो सब हदायत फिर उनसे एग्री करते हैं। फिर इसका बाई एनुअल यानी हर साल में 2 बार इसका रिव्यू होता है, और रिव्यू में देखा जाता है कि वो तमाम हदायत हासिल किए गए हैं कि नहीं किए गए, और अगर नहीं करते हैं तो वो रोक लेते हैं। अच्छा, एक बात का मैं इजाफा करता चलूं, इस पर भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिएगा। आज आपको पता है कि वो तलवार जो लटक रही है ग्रे लिस्ट वाली FATF, आज फिर कोई ना कोई फैसला होगा या फिर नहीं होगा? जी, FATF में तो पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस करी है। 21 पॉइंट जो उन्होंने दिए थे वो हम कर चुके हैं, और 6 पॉइंट पे जिस पे लेजिस्लेशन करना था, कानून में तब्दीली करनी थी, वो भी करके वहाँ पे रिपोर्ट दे दी गई है। और मेरिट पे, और अगर बड़े बिग गन्स का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं होगा तो मेरी अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम FATF के ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। वो जो शराइत की एक्चुअली लिस्ट थी ना, उसमें कुछ ऐसे नुक्ते थे जो कि अशराफिया से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसे नुक्ते थे जो कि आम आवाम से रिलेटेड थे। तो जो आम आवाम से रिलेटेड थे वहाँ बहुत पेशरफ्त कर दी, बल्कि जितना करना था उससे ओवरकिल कर दिया। लेकिन जो अशराफिया वाले मामलात थे ना, उसमें ये तमाम लोग खुद मुलविस होते हैं, हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल एलिट और दीगर और लोग होते हैं, तो वहाँ पेशरफ्त ज़्यादा नहीं हुई। प्रॉब्लम वहाँ है। मुझसे तो आप साइन ले रहे हैं, और चिपड़ासी से भी हमारे आप साइन ले रहे हैं कि मेरा अमेरिका में अकाउंट नहीं है। आपको पता होगा ये सबसे पहली डिक्लेरेशन है। एक्चुअली FATF इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स इवेजन हो रही थी। आपको पता होगा लोग काला धन भी अपना दूसरे मुल्क में जमा कर रहे थे। इसीलिए भाइयों वो आपको साइन करना पड़ता है बैंक में कि मेरा अमेरिका या किसी दीगर मुल्क में शरीयत नहीं है, क्योंकि प्रेशर वहाँ से वो अपना मसला हल कर रहे हैं। आप ऐसे ही खुश हो रहे हो जी? नहीं, देखिए मैं पहली चीज़ है FATF के जो मेन मकसद। अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद फौरन वापस हाजिर होते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ बात हो रही है। जनाब बेग साहब, बात ये क्लोज करें उसको जो आप IMF और FATF वाली बात करें। जो सवाल किया था, देखिए IMF ने $500 मिलियन की अपनी एक ट्रांच देने का वादा किया है, और 31 मार्च को उनका बोर्ड इंशाल्लाह उसको अप्रूव भी कर देगा। लेकिन उन्होंने जो रिव्यू में अपनी शराइत रखी है, उसमें पहला तो टैक्स का है कि 200 बिलियन रुपीज़ का इजाफी टैक्स आपने वसूल करना है, और वो आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को जो आपने एग्जम्पशन दी है उनको ख़त्म करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन्होंने नया टारगेट जो दे दिया है वो तकरीबन 5,900 बिलियन रुपीज़ का 2021 का सेट करा है, जो एक बहुत बड़ी टारगेट है इन हालात में। खुशी इस बात की है कि अब तक FBR ने अपने टारगेट जो भी उसको दिए हैं वो हदफ से थोड़े से ज़्यादा ही हासिल कर लिए। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो सर्कुलर डेट है IMF का, और सर्कुलर डेट 2,400 अरब रुपए तक पहुंच गया है, और वो किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कम नहीं हो पा रहा है। और चौथी चीज़, उन्होंने पब्लिक सेक्टर लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन PIA, वापडा, रेलवे, स्टील मिल, इनको निचकारी के लिए वादा किया था हुकूमत ने, कुछ नहीं हुआ उसका, वो वहीं के वहीं है। और 1,000 अरब रुपए सालाना गुड मनी फॉर बैड मनी जा रही है जी। तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने करनी है हुकूमत ने। और फिर उसके बाद ये जो उनकी IMF का प्रोग्राम है वो बहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। 31 मार्च को उनके बोर्ड की मीटिंग है। यहाँ से जो स्टाफ हैं उन्होंने रिकमेंड किया है कि पाकिस्तान की बाकी इंडिकेटर्स को देखते हुए एक ग्रोथ की प्रोजेक्शन भी, अभी आपकी मेरी बात हो रही थी, अब 2.5% वो कह रहे हैं कि आपको ग्रोथ हासिल करनी पड़ेगी, जबकि पहले प्रोजेक्शन IMF की थी 1.5% की। तो अब हमें ग्रोथ में भी इजाफा दिखाना है। तो ये तो IMF का था। अब आप आ जाएं FATF का, जो उसको भी मैं रैप अप कर दूं। FATF में मेन मकसद होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म हो, बेनामी अकाउंट ख़त्म हो। वो अकाउंट में जो पैसे डाल के मुल्क से बाहर भेजे जाते थे या बाहर से पैसे मुल्क में आ जाते थे, और फिर वो दहशतगर्दी में और मजहबी इंतहा पसंदी में इधर से उधर, वो सब बंद हो गया जी। और उसका अंदाज़ा आपको ये हो रहा है कि हवाला, जिसको हुंडी कहते थे आप,
वो बंद होने की वजह से रेमिटेंसेस बढ़ी हमारी, और हमारी रेमिटेंसेस 2000 जो 2 बिलियन डॉलर की सरपास कर चुकी हैं। और मुझे उम्मीद है, मैं आपके प्रोग्राम में एक गैस करके जा रहा हूँ, फोरकास्ट करके जा रहा हूँ कि ये 27 और 28 बिलियन तक रिकॉर्ड पहुँच सकती हैं इस साल। मैंने अब आपसे ये जानना है कि बेसिकली एक्सपोर्टर्स की एक लिस्ट आई है, रिकॉर्ड तोड़ा है एक्सपोर्टर्स ने, जिन्होंने बढ़ाए हैं जनाब अपने मुल्क के एक्सपोर्ट्स, या एक्सपोर्ट के अंदर जो आप कहेंगे सरे फहरिस्त रहे हैं, उसमें सारे ही मुझे टेक्सटाइल वाले ही दिखे। तो आप क्या बात करते रहते हैं गैर रिवायती एक्सपोर्ट, हमारे मुल्क में तो हुई नहीं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस मौजू पर बात करते हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से कि हमारे मुल्क के अंदर इतना ढंढोरा पीटा गैर रिवायती नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट और चीज़ वहीं के वहीं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ। अभी टॉप एक्सपोर्टर्स की लिस्ट इनके साथ डिस्कस कर रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा घूम रही है। उसमें मेरे ख्याल से कोई एक आधी कंपनी होगी जो कि टेक्सटाइल से हट के होगी, नहीं बाकी सारी तो टेक्सटाइल की ही हैं। तो उसके माने ये हैं कि अभी भी हम टेक्सटाइल सेंट्रिक हैं जहाँ तक एक्सपोर्ट का ताल्लुक है। सही कह रहा हूँ, गलत कह? बिल्कुल सही कहा। देखें, बीच में लोगों ने कहा कि जी ये ब्लू आइड बॉय है, हाँ। इसको कंसेशन दे रहे हैं, एक्सपोर्ट्स में इसके टैरिफ आपने कंसेशनल दिया है, बंद करें दूसरे सेक्टर को। मैं हर बार ये कहता था कि बिल्कुल करें दूसरे सेक्टर को, लेकिन इसको साथ साथ चलने दें, और जब दूसरा सेक्टर अपने पैरों पे खड़ा हो जाए तो फिर आप जितना पैम्पर करें। आज ये जो 20 मिलों की हाईएस्ट एक्सपोर्ट है, टॉप 20 एक्सपोर्टर्स हैं, उसमें 18 जो हैं तकरीबन टेक्सटाइल के हैं। एक गरीब संस जो है $100 मिलियन की उन्होंने चावल जो है तकरीबन एक्सपोर्ट किया राइस की मद में। बाकी मुझे बड़ी खुशी, हमारी जो फील्ड है टेक्सटाइल, बिलखुसूस मेरी फील्ड जो डेनम है, ये सब उसके हैं। और इनको सबसे पहले तो जिसमें एडीएम है, यूनुस टेक्सटाइल है, सूरती है, गुल अहमद, अल करम, निशात, फरोज टेक्सटाइल। अच्छा, एक सजेशन दे दूं फिर, पाकिस्तान के अंदर एक डेनिम सिटी बननी चाहिए। देखिए पाकिस्तान सजेशन दे रहा हूँ, सजेशन भाई, डेनिम की फिर सिटी बनाएं। अब तो किस तरह से हो सकता है, आप खुद बताएं, आपके सामने की चीज़ है। जब आप कह रहे हैं कि ज्यादातर जो है वो डेनिम के लोग हैं, तो फिर आप डेनिम नहीं। देखिए, पाकिस्तान में हम एक टेक्सटाइल सिटी बना रहे थे पोर्ट कासिम में, लेकिन वो टेक ऑफ नहीं हो सकी और गैस के कनेक्शन पे बैंड था, लिहाजा उसको फिर सुना है कि वो प्रोजेक्ट को ही जो है शेल्फ कर दिया गया। लेकिन देखें, आज के बाद से ये बात साबित होती है कि टेक्सटाइल में अब भी पोटेंशियल। और डेनम मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने इसका ज़ीरो से सफ़र शुरू किया था। डेनम की हमें यहाँ टेक्नीशियन नहीं मिलते थे। मेरे अपने डेनम मिल में जो डाइंग मास्टर्स वगैरह हमने फ़िलिपीन से मंगाया था, वॉशिंग में हमने तुर्की के लोगों को बुलाया था। आज हम पाकिस्तान में डेनम का हब है। पूरी दुनिया में डेनम की जब भी बड़े ब्रांड डीजल, गैप, एरोपोस्टल, लिवाइज, रैंगलर, वो पाकिस्तान में उनके नॉमिनेशंस होती हैं। वो फैब्रिक यहाँ से बन के कहीं भी गारमेंट्स चल रहा हो, बांग्लादेश में, मोरक्को में, यहाँ से हमारा फैब्रिक जाता है। तो एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसमें मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। ये जो डेनिम है, ये कपड़े की सूरत में जाता है या ये स्टिच्ड दोनों शक्ल में जाता है? डेनिम में पहले हमारे यहाँ फैब्रिक एक्सपोर्ट होता था जो रॉ मटेरियल था। अब मुझे खुशी है कि डेनिम जीन्स बन के यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही है। और नाज़रीन को बताता चलो, ये डेनिम से ना बेसिकली जीन्स बनती है। और आपको पता है आजकल तो वो जीन्स होती हैं ऐसी जो कि रगड़ी हुई हूँ। नहीं, ये तो ऑल सीजन तरह तरह के सुराख बने हुए होते हैं, जगह जगह से वो फटी हुई होती है। वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन फैशन बन गया उसका, फैशन है। और अजीब अजीब जगह से उसके रंग उतरा हुआ होता है। को पता नहीं ये कोई फैशन है क्या वेस्ट में? जी, डेनिम जो है ना वो आफ्टर वॉश लुक पे बिकती है। अच्छा। लिहाजा हमने डेनिम का जब फैब्रिक हम बनाते थे तो उसमें हम वॉश करके डिफरेंट लुक कस्टमर को ऑफर करते थे। और आजकल ट्रेंड यही है जो आप बात कर रहे हैं, स्टोन वॉश, रैगेड आउटफिट। बल्कि उसके लिए अलहदा, वो कहते हैं अलहदा प्रोसेस करना पड़ता है जिसके अंदर उसकी घिसाई होती है। इसमें केमिकल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, वो डाल के इसकी घिसाई की जाती है। बहरहाल वो फैशन है, वो हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन
इतना अहम सेक्टर टेक्सटाइल जो टॉप 20 एक्सपोर्टर जिसके हैं, आज मैंने कॉलम लिखा है अपना जंग अखबार में कि हमारी कॉटन की क्रॉप जो इसका टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है वो 13 मिलियन बेल से कम होकर 5.5 मिलियन बेल हो गई। 30 साल की सबसे लो प्रोडक्शन जो है वो टेक्सटाइल की, कॉटन की, वो इस साल हुई है और ये कम होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि कॉटन ख़त्म ही हो जाएगी। कॉटन अगर ख़त्म हो गई तो टेक्सटाइल की सनत आपकी ख़त्म हो जाएगी। खुदा मैं आपके लिए सिंपल सा इक्वेशन रखता हूँ जी। प्लानिंग कमीशन को इसमें अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। जाहिर बात है दे कैन नॉट इंट्रूड इनटू व्हाट पीपल ग्रो एंड वेयर दे ग्रो इट, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना है कि शुगर ठीक है, कैश क्रॉप है, लेकिन शुगर की खातिर कॉटन को कॉम्प्रोमाइज कर देना, समझाऊं क्या मसला है? ना समझ में आने वाली बात है कि जाली बीज, जाली पेस्टिसाइड से कॉटन की फी एकड़ पैदावार गिरती गई। दूसरे मुल्क 65 मन फी एकड़ ले रहे हैं, हमारे यहाँ 30 मन फी एकड़ आ रही है। लिहाजा एक तो उस चीज़ से डिस्करेज हुआ फार्मर, दूसरे जो गन्ने के ख़रीदने वाले यानी शुगर मिल, उन्होंने सियासी असर रखा, अपने इलाके में गन्ने की काश्त को बढ़वाया और वो कॉटन का जो एरिया था वो गन्ने में शिफ्ट हो गया और गन्ने ज़्यादा पैदा होने से फिर उन्हें सस्ती दामों पर गन्ने मिल रहे हैं। लेकिन कॉटन जो सर आप देख लें, आप पे बात इंडस्ट्री है। नहीं, मैंने वो आजकल बड़े मुतारिक हुए हैं एक सियासतदान, उन पे उनको बोल रहा हूँ सर आप पे बात आ रही है, सर ये वहाँ ला रहे हैं। मैं जनरल बात कर रहा हूँ और जनरल बात में यह है कि खुदारा कॉटन की फसल को देखें जो हमारे फैसलाबाद में और दूसरे टेक्सटाइल के रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, खुदारा उनसे कहें नए बीज हाई यील्ड के इसको डेवलप करें। और पूरी दुनिया में इंडिया ने, आपको मैं बतलाऊँ, 6 साल पहले उसकी 18 मिलियन बेल की प्रोडक्शन थी। उसने बीटी कॉटन के बेंसल्टो एक कंपनी, उसके बीज लगाए और आज 38 मिलियन बेल्स की प्रोडक्शन है सालाना इंडिया की। और इंडिया दुनिया में पहले नंबर पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, फिर अमेरिका है, उसके बाद ब्राज़ील है और पाकिस्तान जो किसी वक्त में 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था उससे भी बहुत नीचे चला गया है। तो पॉलिसी मेकर्स को मेरी ये एडवाइस है कि खुदारा एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क था और ज़राई मुल्क होने के नाते ये टेक्सटाइल की सनत लगी थी कि खाम माल हमें कॉटन मिलेगी तो हम वैल्यू एड करके इसको एक्सपोर्ट करेंगे। बाबाए कौम ने जो ख्वाब देखा था वो एक ज़राई सनती पाकिस्तान था। आप ज़राई पाकिस्तान को ख़त्म करते जा रहे हैं। ज़राअत के लिए कॉटन मैं समझता हूँ हमारी सबसे अहम फसल है और इस फसल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और आज कॉटन, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 30 सालों में सबसे कम प्रोडक्शन कॉटन की जो है वो 5.5 मिलियन बेल्स की आ गई है, जो 13 मिलियन। जरदारी साहब तो वहाँ घर पे बैठे प्रोग्राम देखकर खुश हो रहे हैं कि उनके दौर में सबसे ज्यादा कॉटन की पैदावार। नहीं, जरदारी साहब ऑर्गेनिक कॉटन लेकर आए। जरदारी साहब चाइना गए थे, कलर कॉटन लेकर आए। मैं भी साथ में गया था कि कलर कॉटन, कलर करना नहीं है, ज़मीन से ही वो कलर उगती थी। चाइना में इस चीज़ में एक्सपर्टीज़ है। तो दुनिया में रिसर्च एंड तहकीक चलती रहती है, जब जाके आप आगे बढ़ते हैं। मैं एक बात कह के बात ख़त्म करूँगा। 92 में जब मैंने पहला टेक्सटाइल मिल, बेग स्पिन मिल लगाया, तो मैं खुद ऑफिस में बैठ के कॉटन ख़रीदता था। उस वक्त 2 बीज थे, एक K68 जो सिंध में होता था और एक MNH 93 जो पंजाब में होता था। आज 28 साल के बाद भी यही 2 बीज हैं, K68 सिंध में और MNH 93 पंजाब। कोई नया बीज, नया रिसर्च करके दरियाफ्त नहीं हुआ है। आजकल बीज दुनिया में जो कम पानी यूज़ करते हैं, जो वाइट फ्लाई को रजिस्ट करते हैं, जो फी एकड़ पैदावार बढ़ा के देते हैं दुगनी तिगनी, जो इंडिया में हुआ है बीटी कॉटन से, और आपने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो मुल्क जिसको अल्लाह ताला ने 4 सीज़न दिए हैं, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा आपाशी निज़ाम है, कैनाल सिस्टम, जहाँ मजदूर काश्तकार एक मेहनती है और वो पसीना बहा के 110 डिग्री में भी अपना काश्तकारी करता है। आज वो कनाल सिस्टम वाजे कर दो, कनाल सिस्टम गोरा बहादुर बना के गए सर, हमने कुछ नहीं किया। नहीं, बट पाकिस्तान में है तो जी जी है, इस्तेमाल तो हो रहा है। जी जी, इस्तेमाल दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। तो आपने पाकिस्तान में ज्यादातर अच्छे काम जो है वो बुरा ना मानिएगा, गोरा बहादुर करके गया, लेकिन हम क्रेडिट छीन लेते हैं उससे। आप फायदा उठाएं उससे। अगर सबसे बड़ा बहरी निज़ाम है और जमीन है, अच्छा चले, मैं आप गोरा बहादुर को बुला के नए सीड्स ले लेना, मसला हल हो जाएगा आपका। नहीं हो तो मुझे पकड़ना, मेरा गिरेबान पकड़ना। आप जो ये K68 और MNH सीड्स की बात कर रहे हैं,
इनको हटा दें, गोरा बहादुर को बुलाएं, बोले तहकीक करो। अगर गोरा लाया मैं था। चैलेंज करता हूं आपको, अगर 2 साल के अंदर आप अपने मुल्क की कॉटन और टेक्सटाइल की जो रिसर्च है ये आप इसमें गोरे रखें, अगर आपको नताइज ना मिले गोरे रखने पर, मुझे पकड़ना। मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये अमेरिकन कंपनी थी मैनसोल्टो, जो बीटी कॉटन के बीज लाई थी, उन्होंने हमें इसको ऑफर किया था। हमने उस पर, हमारी हुकूमत ख़त्म थी, उसके बाद वाली हुकूमत ने उस पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई। वो इंडिया में गए, वहाँ पे उनसे सौदे हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और 6 साल में इंडियन की कॉटन क्रॉप 18 मिलियन से 38 मिलियन बेल। मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, किसी स्टेट से नहीं, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं कॉटन की फील्ड के, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या वेस्ट में कहीं पर भी काम करते हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे इन्होंने भी कहा, आप कोशिश करें अपने तई। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।